हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड की आज तीसरी वीडियो है। अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उनको भी देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग मतलब रूल्स फॉर टीचिंग। एक टीचर की टीचिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए, लर्निंग आउटकम को बेटर करने के लिए, मीनिंगफुल टीचिंग के लिए कुछ हम रूल्स को फॉलो करते हैं, यूनिवर्सल रूल्स को फॉलो करते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर फॉलो किए जाते हैं। चाहे वो इंडिया है, चाहे वो यूके है, चाहे वो यूएस है, हर जगह पे उनको फॉलो किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग। मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग आर द रूल्स ऑफ टीचिंग जो टीचर की हेल्प करते हैं, जिसके ज़रिए टीचर एफिशिएंटली और सिस्टमेटिकली बच्चों को टीच करते हैं ताकि जो टीचिंग है वो मीनिंगफुल वे के अंदर हैपन हो सके और बच्चे की डिज़ायरेबल आउटकम आ सके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला रूल है नोन टू अननोन। इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा लर्नर है वो ब्लैंक नहीं है, वो कोरा कागज़ नहीं है, उसको पहले से कुछ ना कुछ तो पता है। ठीक है, उसके पास कुछ ना कुछ पुरानी नॉलेज है जिसको हम नई नॉलेज देने के लिए पुरानी नॉलेज को क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे। मतलब हम पुरानी नॉलेज को ही इंक्रीज़ करेंगे, मतलब पुरानी नॉलेज के अंदर ही हम एक नई नॉलेज को ऐड करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? नोन टू अननोन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बच्चे को HTML लैंग्वेज के बारे में टीच करना है, तो उसमें क्या होगा? मैं पहले बच्चे को पूछूंगी कि बेटा लैंग्वेज क्या है। ठीक है, लैंग्वेज को हम एक दूसरे पर्सन से इंटरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। देन उसके बाद मैं बोलूँगी, जैसे ही हमने कंप्यूटर के साथ भी जब कोई बातचीत करनी है, कंप्यूटर से भी कोई काम करवाना है, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? कोई ना कोई लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम उसको फिर उसके बाद उसको HTML से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मतलब पुराने कंसेप्ट के अंदर एक नया कंसेप्ट हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चे को हमने एडिशन सिखाना है, तो उसको पहले 2 और 3 को ऐड करना तो आता है। ठीक है, अब हम उसके सामने एक 2 डिजिट्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल रखेंगे। फिर उसके बाद पहले हम उसको ये बोलेंगे कि आप हमें ये करके दिखाओ। फिर उसके बाद हम ये एग्जाम्पल उसके सामने रखेंगे। देन उसके बाद हम उसको कैरी जनरेट करना भी सिखाएंगे। तो ऐसे ही हम, मतलब टीचिंग के अंदर हमें स्मॉलर कॉन्सेप्ट से, इजी कॉन्सेप्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाना है ताकि जो बच्चे की लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग रहे, उसमें उसके ऊपर कोई प्रेशर ना जाए और जो हमारी टीचिंग है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, उसके बाद है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के अंदर वही हम पहले बच्चे को सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम टिपिकल चीज़ों की तरफ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश के अंदर मैंने बच्चे को सेंटेंसेस लिखने सिखाने हैं, तब मैं पहले क्या करूँगी? अल्फ़ाबेट्स के साथ स्टार्ट करूँगी। पहले तो ABC सिखाएंगे ना हम बच्चों को, फिर उसके बाद मैं बच्चे को वर्ड्स लिखना सिखाऊंगी। ये बोलूँगी कि BAT मीन्स बैट। फिर मैं उसको 2 या 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास फ्रेजेस बनते हैं, गेट आउट, पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसे कुछ लिखना सिखाऊंगी। ठीक है, फिर जब उसको ऐसे लिखना आ गया, फिर मैं उसको एक सेंटेंसेस की तरफ जाऊंगी। माय नेम इज़ डैश। सेंटेंसेस सीखने के बाद बच्चा क्या, जैसे हम बच्चे को स्टार्टिंग में क्या करवाते हैं, काऊ के बारे में लिखवाते हैं, माई स्कूल के बारे में एक ऐसे लिखवाते हैं, तब बच्चा क्या करता है? सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखता है। हमें पता है ना, मेरा स्कूल, मेरे स्कूल का नाम ये है, मेरा स्कूल इस शहर में है, मेरे स्कूल में खुले और हवादार कमरे हैं, मेरा स्कूल इस कक्षा से इस कक्षा तक है। बच्चा हमेशा क्या करता है? बच्चा हमेशा क्या करता है? लाइनिंग अलग अलग लाइन में लिखता है, ना कि पैराग्राफ की फॉर्म में लिखता है। ऐसे लिखने के बाद फिर बच्चा 7th 8th में जाके पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना शुरू करता है। ए विज़िट टू अ हिल स्टेशन, अ विज़िट टू अ रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम छोटे से शुरू करते हैं फिर बड़े तक जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले हम उन उसको वो चीज़ों के साथ इंट्रोडक्शन करवाएंगे जो उसने देखी हुई है। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट। जैसे बच्चे को मैंने फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने ये पिज़्ज़ा ले लिया, मैंने बोल दिया कि पिज़्ज़े का हमने एक ये वाला पार्ट निकाल लिया, हमने पिज़्ज़ा के कितने पार्ट्स कर दिए, टोटल 4 पार्ट्स कर दिए, और मैं आपको कौन सा पार्ट दे रही हूँ, एक सिंगल पार्ट दे रही हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। मतलब पिज़्ज़ा के 4 पार्ट करने के बाद मैंने आपको एक सिंगल पार्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, पहले हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताएंगे, बेटा ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। हम सीधा जाके बच्चे को ये नहीं बोलते कि बेटा ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं। जब बच्चा फर्स्ट सेकंड में एलकेजी यूकेजी में हमारे पास आता है ना, हम उसको पेंट सिखा देते हैं, पेंट करना सीखता है, वो थोड़ा थोड़ा माउस को कोऑर्डिनेट करना सीखता है। हम उसको बस बता देते हैं कि ये हमारा कीबोर्ड है, ये सीपीयू है, ये यूपीएस है। हम काम नहीं बताते उसको, बस उसको आइडेंटिफिकेशन बता देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो थर्ड फोर्थ में आ जाता है, फिर हम उसको बताते हैं कि ये चीज़ें हैं ना जो हम काम कर रहे हैं, एमएस ऑफिस के अंदर जो टेडी आपने बनाया उसको आप निकाल नहीं सकते ना बाहर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ऐसे करके बच्चा समझ जाता है। ऐसी बड़ी क्लासेस के अंदर है कि पहले हम बच्चे को क्या करेंगे, मान लो हम चाहते हैं कि बच्चा एक ऐसे लिखे, ए विजिट टू अ रेलवे स्टेशन, अ विजिट टू अ हिल स्टेशन, अ विजिट टू अ बैंक। तो पहले हम बच्चे को हो सकता है बैंक ले जाएं, हमारे स्कूल ने परमिशन दे दी है, क्योंकि हमें बच्चे को एक प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर लर्निंग करवानी है। पहले हम बच्चे को बैंक ले जाएंगे, बच्चा वहाँ पे देखेगा कि कैसे काम हो रहा है, कैशियर क्या क्या कर रहा है, ठीक है, बैंकिंग का सिस्टम कैसे चल रहा है, वो सारा देखेगा। फिर उसके बाद हम उसको बोलेंगे बेटा लिखो अ विजिट टू अ बैंक। तो वहाँ पे वो अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेगा, जो उसने वहाँ पे देखा उसको एक लैंग्वेज के अंदर उसको फॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एकदम से नहीं लिख सकते, हम जहाँ पे गई नहीं है। अब मुझसे कोई पूछे विजिट टू अ यूएसए, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ। अगर मैं वहाँ पे जा गई होती तो मैं लिख सकती थी। तो यहाँ पे इसी चीज़ को इन्होंने बोला है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर क्या, पर्टिकुलर मतलब जो मेरे कॉन्टेक्स्ट के, मेरे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पर्टिकुलर हैं, आपसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पर्टिकुलर हैं। अब मैंने बच्चे को नाउन का कंसेप्ट करवाना है ना, नाउन किसी भी व्यक्ति, देश और चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, है ना। हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो वो नाउन बच्चे को हम एकदम से, मैं ऐसे कोई टर्म यूज़ कर लूँ, बच्चे ने सुना ही नहीं उसका नाम, ठीक है। बच्चे ने, मैं किसी मुंबई की किसी सिटी का नाम यूज़ कर लूँ जो फ़ेमस भी नहीं है और बच्चे को पता भी नहीं है उसका नाम, और बोलूँ बेटा ये नाउन है, नहीं, मैं उसके सिटी का नाम यूज़ करूँगी, मैं उसका नाम यूज़ करूँगी। बच्चे का क्या नाम है, ए नाम है, उसकी सिटी का नाम क्या है, बी नाम है, ठीक है, उसके स्कूल का क्या नाम है, सी नाम है, जो टीचर उसको पढ़ा रहा है उसका नाम क्या है, डी है, जो उसकी सिटी है वो कौन सी स्टेट के अंदर आती है, उसकी स्टेट कौन सी कंट्री के अंदर आती है, इंडिया के अंदर आती है, ठीक है। तो मैं ऐसे उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना उनका नाम लूँगी। फिर उसके बाद मैं उसको बताऊँगी कि बेटा ये जो सारी चीज़ों का मैंने नाम लिया है वो क्या है, नाउन है। फिर मैं एक जर्नल रूल की तरफ जाऊँगी, या जो चीज़ें एग्जाम्पल के अंदर मैंने यूज़ की हैं फिर मैं उनके बारे में उसको बताऊँगी, जो बुक के अंदर वो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल। नेक्स्ट है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस, इसको इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, आई थिंक एनालिसिस को विश्लेषण बोलेंगे और सिंथेसिस को संश्लेषण बोलेंगे। एनालिसिस के अंदर क्या रहता है कि हम जब किसी भी प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे को लीफ दिखा दिया, ठीक है, बच्चे को मैंने लीफ दिखा दिया, लीफ दिखाने के बाद मैं उसको उसके पार्ट्स के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, उसके पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एनालिसिस कर रही हूँ, एक लीफ को एक स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर उसको डिफाइन करके बता रही हूँ। एक सेंटेंस है, मैंने उसको डिफाइन कर दिया, ये इसका प्रोनाउन है, ये इसका वर्ब है, या सब्जेक्ट है, या ये वाला हिस्सा है ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये नाउन है। तो मैंने एक सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दिया ताकि वो
उसकी जो लर्निंग है वो होल हो सके, वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। अब मैंने उसको सारा बता दिया। अब इन सारी चीज़ों को कंबाइन करने को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। मतलब एनालिसिस क्या है? एक चीज़ है हमारे पास, हमने उसको एक चीज़ है हमारे पास, हमने उसको ब्रेक कर दिया स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर। अब इन सारी चीज़ों को मैंने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। अब सिंथेसिस में क्या रहेगा? जैसे बच्चे को मैंने सब कुछ समझा दिया, बच्चे को सब कुछ समझ में भी आ गया। अब अपनी नॉलेज जो उसने गेन की है, मैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे से पूछ रही हूँ, क्या लीफ का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है? ठीक है? मैंने उसको सारे लीव्स के बारे में बता दिया, तो मैं उसके बाद उसको लीफ के बारे में पूछ रही हूँ, ठीक है? उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में पूछ रही हूँ, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंथेसिस, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, दिस इज़ एनालिसिस। अब मैं चाइल्ड को बोल रही हूँ कि आप क्या करो, कुछ अपनी तरफ से नए सेंटेंसेस बनाओ। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। इसको हम ब्लूम टैक्सोनॉमी में बहुत डिटेल के अंदर करेंगे, एक बार के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। उसके बाद फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, आगमन से निगमन। इंडक्शन का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बच्चे को कुछ समझाना है, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? बच्चे को जब भी हम स्टार्टिंग में कुछ समझाएंगे ना, हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझाएंगे। एग्जाम्पल के ज़रिए बच्चे को बताएंगे, बच्चे को मुझे क्या करना है, बच्चे को मुझे शेप्स के बारे में बताना है, तो मैं उसको कुछ चीज़ें दिखा दूंगी, सर्कल वाली, रेक्टेंगल वाली, ठीक है? आजकल मैथ्स लैब होती है स्कूल्स में, वहाँ पे पड़ी रहती हैं सारी चीज़ें। क्यूब दिखाऊंगी, ठीक है, सॉरी ये रेक्टेंगल, स्क्वायर दिखाऊंगी, रेक्टेंगल दिखाऊंगी, क्यूब दिखाऊंगी, क्यूबॉइड के बारे में बताऊंगी। सारी चीज़ें दिखाने के बाद मैं बोलूँगी ये सब क्या है? दैट आर द शेप्स। मतलब पहले मैं एग्जाम्पल से शुरू करूँगी, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो रूल बनता है वो समझाऊंगी। डिडक्शन के अंदर क्या रहेगा? पहले मैं रूल बताऊंगी, फिर एग्जाम्पल बताऊंगी। देखिए जो स्टार्टिंग होगी ना टीचिंग की, वो इंडक्शन से ही होगी। पहले हम एग्जाम्पल के ज़रिए ही बच्चे को समझाएंगे। जैसे ही बच्चे की जो एबिलिटी है वो स्ट्रांग हो जाएगी, चीज़ों को ग्रैस्प करने की जो उसकी एबिलिटी है वो स्ट्रांग होगी, फिर हम इस मेथड की ओर जाएंगे, ठीक है? तभी बच्चा बिना रूल के बिना एग्जाम्पल के समझ सकता है, अदरवाइज बच्चा नहीं समझ सकता जब तक उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग नहीं बनती, ठीक है? इसलिए हम कहते हैं एनईईपी के अंदर इन्होंने फाउंडेशनल स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब फोकस किया है, क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज अगर बच्चे की स्ट्रांग होगी तो बाकी सारी स्टेजेस में भी वो एक्सेल करेगा। फ्रॉम होल टू पार्ट, पहले हम पूरी की पूरी पोइम बच्चे को बढ़ा देंगे, पूरा का पूरा लेसन बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे स्टैंडर्स के ऊपर काम करेंगे और वहाँ से कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल, एम्पिरिकल लर्निंग के अंदर क्या रहता है कि जो चीज़ें बच्चा देख सकता है उसकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल लर्निंग। और रैशनल लर्निंग कौन सी होती है? जो बच्चे की मतलब बच्चे ने उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता, बच्चा आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए उस चीज़ को समझता है। जैसे हमने बच्चे को क्या कर दिया, ट्रायंगल है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ बता दी कि ट्रायंगल के अंदर जितने भी 3 कोन्स होते हैं उनकी जो टोटल एंगल्स का टोटल रहता है वो 180 डिग्री रहता है, उसकी 3 साइड्स होती हैं। इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं। उसने सीख लिया, ठीक है, क्योंकि उसके सामने ट्रायंगल रखा पड़ा, उसने सब कुछ देख लिया। अब मैं बच्चे को बोल रही हूँ बेटा इसको प्रूव करो, ऐसा कैसे हो रहा है, ये 180 डिग्री कैसे है, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगी है, ठीक है? तो वो उसकी रैशनल लर्निंग के अंदर जाएगा। पहले वो एम्पिरिकल से स्टार्ट करेगा, फिर वो रैशनल की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। देखिए हम यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर सबसे बड़ी बात हमने क्या की है कि हमने जब टीचर ने पढ़ाना है तो वो लर्नर को ध्यान में रख के अपना कंटेंट रेडी करेगा, ठीक है? उसकी नीड्स, उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज़ को देखकर ही वो अपना कंटेंट रेडी करेगा। तो पहले जो उसका कंटेंट होगा टीचर का, वो हमेशा बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा, बच्चे की इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होगा, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड होगा। फिर उसके बाद वो सब्जेक्ट की मैटर की तरफ जाएगा। पहले बच्चे को रेडी करेगा साइकोलॉजिकली, बच्चे को मोटिवेट करेगा सीखने के लिए, फिर उसके बाद वो अपना कंटेंट डिलीवर करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिख भी रखा है
हाँ, develop TLM, teaching learning material based on interest of students, then follow the logical order of a subject matter. उसके बाद फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन, पहले क्या करेंगे, जैसे हमने बच्चे को कुछ सिखाना है, बच्चे को हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में ही सिखाना है, तो पहले हम उसके सामने ग्लोब ले जाएंगे, उसको दिखाएंगे कि दिस इज़ अ ग्लोब, देखिए यहाँ पे सारे की सारी जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पे प्लेस्ड है, इंडिया, श्रीलंका, वो देखेगा सब कुछ, इंडिया की नेबर कंट्रीज़ उसको वहाँ पे दिखाओ, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। फिर उसके बाद उनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में समझाओ, फिर वो उसको बेटर अंडरस्टैंड करेगा। तो पहले कहते हैं आप जो आसपास के जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं आप उससे स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद आप जो रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म है, आपकी डायग्रामेटिकल फॉर्म है, उसकी तरफ जाइए। जैसे आपको लीफ के बारे में बच्चे को पढ़ाना है तो पहले उसको एक लीफ दिखा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके उसके पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस, पहले जो उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं आप उससे स्टार्ट कीजिए, फिर उन ऑब्जेक्ट्स तक जाइए जो उससे बहुत दूर है। फॉर एग्जांपल आपको ज्योग्राफी पढ़ानी है तो पहले उसकी सिटी से स्टार्ट कीजिए कि ये आपकी एक सिटी है, फिर आप स्टेट बोलिए कि आपकी सिटी इस स्टेट के अंदर है, पहले डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं, फिर स्टेट बता सकते हैं, फिर बता सकते हैं जो स्टेट है वो इंडिया के अंदर है, और इंडिया किसके अंदर है, इंडिया वर्ल्ड के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे करके बच्चा चीज़ों को रिलेट कर पाएगा, अदरवाइज उसको समझ में नहीं आएगा। उसको बोलो कि एक रूम है, ये रूम है इस स्कूल में है, ये स्कूल कहाँ पे है, इस कॉलोनी के अंदर है, ये कॉलोनी कहाँ पे है, इस सिटी के अंदर है, और ये सिटी कहाँ पे है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, एक स्टेट के अंदर है, एंड सो ऑन। ऐसे करके बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझेगा, ठीक है। फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट के अंदर मतलब हम जो कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर हैं, जिसको पहले से पता है, हम वहाँ से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद इनडेफिनेट कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे। इसका एक एग्जांपल और करवाती हूँ मैं, फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस, या मतलब एक एग्जांपल और भी हो सकता है डेफिनेट टू इनडेफिनेट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताना है, ठीक है। आप स्टेट्स ऑफ मैटर सीधा शुरू नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप बता सकते हैं कि बेटा अगर मैंने वाटर बॉटल को फ्रीज़र के अंदर रख दिया तो क्या होगा, बर्फ़ जम जाएगी, ठीक है। तो आप पूछो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो बोलेंगे कि ये तो लिक्विड फॉर्म के अंदर है और वो सॉलिड हो गया, ठीक है। अगर आप पानी को गैस के ऊपर रख देंगे, ठीक है, अब बहुत टाइम गैस के ऊपर पड़ी है तो क्या करेगा, पानी गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेट हो गई। देन उसके बाद आप बोलो कि ऐसे ही अगर आप दूध को भी रखोगे फ्रीज़र के अंदर तो क्या हो जाएगा, आइसक्रीम बन जाएगी। तो आप बच्चे को बताओगे कि एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हो सकती है अंडर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। फिर उसके बाद आप बच्चे को समझाओ कि ये हमारे पास स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर उसके बाद एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी आती है, प्लाज्मा। फिर उसके बारे में बताओ, फिर उसके बारे में बच्चा इजीली समझ जाएगा, अदरवाइज उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे आपको स्टार्स के बारे में समझाना है तो भी आप क्या कर सकते हो, आप बोलो आप पहले गैसेस के बारे में बताओ कि हमारे पास गैसेस है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। उसको गैसेस का कॉन्सेप्ट पता चल गया कि हम उसको देखते नहीं हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह पे वो इकट्ठी हो जाती हैं तब वी कैन सी दैम, ठीक है, इन द एयर के अंदर हम उनको देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप बच्चों को बोलो कि जो स्टार्स हैं, हम जो रात को देखते हैं स्टार्स अबव द स्काई, तो वो किससे मिलकर बने होते हैं, दैट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ गैसेस। तो वो उनको ईजिली इस चीज़ को वो समझ पाएंगे, ठीक है। पहले क्लियर चीज़ें जो उनको पता है, जिनको वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिर उसके बाद उन चीज़ों की तरफ जाओ जो उनको, जिनके बारे में उनको पता नहीं है, या जिनको समझने में उनको डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो अभी हमने 12 मैगज़ीम्स किए, सभी के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ थी, स्टार्टिंग ईज़ी से करेंगे, स्टार्टिंग एग्जाम्पल से करेंगे, स्टार्टिंग कॉन्क्रीट से करेंगे, स्टार्टिंग जो पता है उससे करेंगे, फिर उसके बाद हम डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे, ताकि जो टीचिंग है हमारी इफ़ेक्टिव हो सके और बच्चे को भी अच्छे से समझ आ जाए, और जो बच्चे की आउटकम है वो जैसा हम चाहते हैं वैसे ही आए, ठीक है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, तभी हमें ये रूल्स को फॉलो करना टोटली कंपलसरी है।
होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।